हेलो दोस्तों, मेरा नाम है उत्कर्ष पांडे और इजी स्टडी 2.0 में आपका स्वागत है। तो आज से हमारा यह नया प्लेटफॉर्म चालू हो रहा है जिस पे आपको इजी स्टडी के सारे वीडियो आपके प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 2-3 दिन में आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ हमारे साथ, टेक्निकल इशू आई हमारे चैनल में इजी स्टडी में। वो लंबी कहानी है, आपको मैं मैसेज में या फिर अपने पोस्ट में डाल के आपको मैं बता दूंगा। तो यहाँ लेक्चर पहले स्टार्ट करते हैं, क्योंकि बहुत दिन से क्लास एब्सेंट हो रहा था। मैं बहुत कोशिश किया रिकवर करने का अपने उस चैनल को, लेकिन वो हैक हो चुका है कि रिकवर नहीं हो पा रहा है। मेल में कुछ प्रॉब्लम आ रहा है। मैंने ट्वीट भी किया, गूगल को भी मेल किया, बहुत बहुत परेशान हुआ हूँ। लेकिन इस बीच ये तो पढ़ाई का मौसम चल रहा है और इसमें अगर क्लास नहीं लेता तो फिर मेरे स्टूडेंट्स या फिर जो भी सब्सक्राइबर थे उनको थोड़ा प्रॉब्लम होता। तो इजी स्टडी 2.0 वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ मिलेगा, और वो वाली प्लेटफॉर्म पे जितने भी वीडियो आपको अवेलेबल कराए गए थे वो सब इस पे आपको मिल जाएगा। 2-4 दिन में सब इस पे अपलोड हो जाएगा। अब नए लेक्चर से स्टार्ट होते हैं हम लोग। तो आज हम लोग पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री का इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि किसी भी एग्जाम में अगर हिस्ट्री पूछता है तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन मॉडर्न हिस्ट्री से होता है। तो ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में पढ़ेंगे, यूरोपीय का आगमन। इससे पहले हमने हिस्ट्री में पढ़ा है, जो इजी स्टडी पे हमने पढ़ा था वो वीडियो आपको मिल जाएगा इसमें भी, कि इस्लामिक धर्म या इस्लामिक या अरबों का आक्रमण कैसे इंडिया पे हुआ था और इस्लामिक वो कैसे आए थे इंडिया में। आज हम लोग देखेंगे कि यूरोपियंस कैसे आए, यहाँ से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट होता है। यही मेन कोर है, समझे। इसको हम लोग बहुत आसान तरीके से 2 भाग में बांटेंगे और अच्छे से समझेंगे कि इस पढ़ाई को पढ़ते कैसे हैं। पहले ये समझिए, मॉडर्न हिस्ट्री से सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है। पूरा मॉडर्न हिस्ट्री मतलब आप समझिए तो कि ब्रिटिश एम्पायर पे है। ब्रिटिश लोग कैसे आए, कैसे वो लोग हम लोग पर शासन किए, हम लोग कैसे उनको भगाएं, कैसे कैसे मूवमेंट हम लोग बनाएं, कौन कौन सा आंदोलन किया हम लोगों ने, इसी को मॉडर्न हिस्ट्री बोलते हैं। लेकिन इस मॉडर्न हिस्ट्री के पीछे एक चीज़ और छुपा होता है। कुछ क्वेश्चन पुर्तगाल से होते हैं, कुछ क्वेश्चन डच से होते हैं, फ्रांस से होते हैं। मतलब कि 3-4 कंट्री और थी यूरोपियंस जो आए थे, उनसे भी क्वेश्चन बनते हैं। मतलब कि यूरोपियंस कैसे आए, कैसे कैसे हम लोग को ढूंढा इन्होंने, कैसे हम तक पहुँचे और कैसे इन लोगों ने हम लोग पे शासन फिर किया, इन सब चीज़ों को बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री। समझ पा रहे हैं आप। तो मॉडर्न हिस्ट्री को हम लोग यहाँ पे 2 भाग में पढ़ेंगे। इंग्लैंड जो आपको दिख रहा है ब्रिटेन वाला, इसको अलग कर देंगे हम लोग। ब्रिटेन को अलग से पढ़ेंगे, मतलब ब्रिटेन फ्रेंच को अलग से पढ़ेंगे, पुर्तगाल डच को अलग से पढ़ेंगे। और पहले अब ये समझते हैं कि इंडिया में ये लोग आए कैसे और पूरा कहानी क्या था। तो देखिए, आपको यहाँ पे मैंने एशिया बना, मैं यहाँ पे छोटा सा वर्ल्ड मैप बना के आपको दिखा दिया हूँ। ये वर्ल्ड मैप है, लगभग समझिए तो ये एशिया है। यहाँ अफ्रीका नीचे पड़ता है, यहाँ अमेरिका पड़ता है, नॉर्थ अमेरिका पड़ता है, यहाँ कहीं ऑस्ट्रेलिया पड़ता होगा। ऐसे ही करके है पूरा मैप लगभग। तो बात को समझिए, मतलब ऐसा नहीं है कि ये लोग जब आए, आपको 1948 दिख रहा होगा यहाँ पे, सॉरी 1998 दिख रहा है, 40 गलती से मैंने लिख दी, 1998। तो 1998 में पुर्तगाल के वो वास्को डी गामा आए थे, वो मैं आपको बताऊंगा आगे। ऐसा नहीं था कि ये जब आए थे तभी से बिजनेस स्टार्ट हुआ, ठीक है। ये बहुत पहले से, हज़ारों साल पहले से बिजनेस चलते आ रहा है। लेकिन ये क्या था कि लैंडमार्क रूट से होता था। मतलब ये इंडिया है तो यहाँ से ये यूरोप दिख रहा है आपको, यहाँ पे यूरल माउंटेन्स है जो यूरोप को और एशिया को अलग करता है। आपको मैंने ज्योग्राफी में बताया है। तो बढ़िया से समझिए कि ये जो यूरोप का पार्ट है, ये मैं ऐसे यूरोप बना दे रहा हूँ, ये यूरोप का जो पार्ट है, यूरोप से हमारे इंडिया में या एशिया में, ये इंडिया में बिजनेस होता था, पहले भी होता था, बस समझिए बात को। लेकिन क्या हुआ, मतलब बहुत पहले चलते आ रहा है, लेकिन 1453 में टर्की में एक जगह पड़ता था कस्तुनतुनिया पे, यहाँ से अरबों ने आक्रमण कर दिया। यहाँ टर्की पड़ता था, ये टर्की है समझिए। मतलब कि ये जो यूरोप का ये जो ईस्ट वाला पार्ट था, ईस्ट वाला पार्ट पे टर्की था, और टर्की का एक शहर था, एक जगह था कस्तुनतुनिया, और ये कस्तुनतुनिया पे इन्होंने आक्रमण करके कस्तुनतुनिया का एरिया को अपना बना लिया। अब कस्तुनतुनिया पे जब अरब लोग जाकर बैठ गए तो इंडिया और यूरोप का जो रूट था लैंडमार्क वाला, ये टूट गया। ये बीच में इन लोगों ने बाहर डाल दिया। इनको यूरोप से यहाँ इधर नहीं आने दिया, यहीं से मार के भगा देते हैं और अपने जाके आराम से यहाँ इंडिया मसाला बहुत होता था, समझे ना। MDH वो बूढ़ा अंकल वाला प्रचार देखे थे ना, टीवी में देता था, वो मसाला। इंडिया मसालों का देश था। इंडिया का मसाला वर्ल्ड फेमस था। यूरोपियंस या फिर ये अरब लोग या फिर और भी देश, पूरे देश विदेश में हर जगह हमारा मसाला फेमस था, जाता था, बहुत फेमस था। तो क्योंकि इंडियंस बहुत स्पाइसी खाते हैं, समझे। तो यहाँ से मसाला जो यहाँ जाता था, अब ये जो बीच में 1453 में टर्की पे आक्रमण करके अरबों ने ये एरिया को लूट लिया, तो इसके बाद इन दोनों का रूट बंद हो गया था। तो अब जब यूरोपियंस परेशान हो गए कि इनको तो मसाला चाहिए, इनको तो यहाँ से बिजनेस करना था, बहुत मसाला क्या, इंडिया से और ये बहुत सारे बिजनेस करते थे ये लोग, सिल्क का, कॉटन का, कपड़े का, बहुत सारा बिजनेस चलता था। तो यूरोपियन मतलब सिर्फ आप लोग सोचते हैं कि वहाँ से ब्रिटेन वाले आए थे, नहीं। यूरोपियन मतलब पूरा यूरोप एक कॉन्टिनेंट है, समझिए बात को। जैसे एशिया एक कॉन्टिनेंट है, एशिया में इंडिया आता है, चाइना आता है, रूस आता है, वैसे यूरोप एक कॉन्टिनेंट है। और यहाँ पे ब्रिटेन आता है, डेनमार्क आता है, स्विट्जरलैंड आता है, डच आते हैं, मतलब हॉलैंड इधर वाला।
तो सब कुछ ये सब है। तो यूरोपियंस बहुत सारे थे, तो यूरोपियंस हमारे देश में अब आने का रास्ता ढूंढ रहे थे कि इंडिया अब किधर पड़ता है। इन लोगों को कुछ कुछ तो पता था कि इधर से जाते थे हम लोग, इधर का इंडिया पड़ता होगा। इंडिया जो है वो पानी से सटा हुआ है, ये इनको पता था, लेकिन अब इनको ढूंढना था कि इंडिया जाए कैसे। तो इंडिया को खोजने की होड़ लग गई। सबसे इसमें स्पेन वाले लोग और पुर्तगाल वाले लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और इंडिया को खोजने का होड़ लग गया। और चलो हम इंडिया खोजेंगे, हम इंडिया खोजेंगे, क्योंकि वहाँ से बहुत प्रॉफिट और बहुत अच्छा बिजनेस चलता था इनका। तो यूरोप वाले क्या किए, इंडिया को खोजने में लग गए। तो अब समझिए, यूरोप का एक नाविक निकला, एक नाव चलाने वाला नाविक निकला इंडिया को खोजने के लिए। उसको बोला गया इंडिया खोजो, तो इंडिया को खोजने के लिए वो निकला। और वो 1492 में निकला था। कब निकला था? 1492 में निकला था। और वो ये देखिए, यहाँ पे यूरोप दिख रहा है आपको। तो ये यहाँ से निकला और निकल के इधर बढ़ने लगा और इधर बढ़ के यहाँ पहुँचा कुछ। तो उसको यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड मिले, क्यूबा, बाहामास, यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड थे, समझे। तो ये आइलैंड्स को ये पहुँचा और आइलैंड्स को पहुँचा और इसने कहा कि इंडिया मिल गया। ये बोका था, ठीक है, इसका नाम था क्रिस्टोफर कोलंबस। ये कोलंबस जो था ये बोका था। इसको यहाँ पे इंडिया दिख गया, इसको लगा कि इंडिया है और यहाँ पे इसने घोषित कर दिया कि इंडिया मैंने खोज लिया, पूरा खुश हो गया। और ये बुड़बकवा यहाँ पे अमेरिका खोज दिया था, समझे। ये अमेरिका है ना अभी, तो उस समय इसको लग रहा था कि इंडिया है। आज हम लोग ये हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, आज मैं आपको बता रहा, तो आज मैं बता रहा कि इसने अमेरिका खोज दिया। तो 1492 में इंडिया को खोजने निकला था कोलंबस, अमेरिका को खोज दिया, समझ गए। तो डिस्कवरी हो गया अमेरिका का। इंडिया का खोजने निकला था, इंडिया का रास्ता है, इंडिया कहीं भुलाया हुआ नहीं था। ये नहीं कि ये लोग खोजा इंडिया को, बहुत जगह बुक में लिखा रहता है। यहाँ पे बहुत लोग कहते हैं कि इंडिया का खोज वास्को डी गामा 1498 में किया आके। इंडिया का खोज मतलब क्या कर दिया, इंडिया का पानी के रास्ते ट्रैवल करने का, वहाँ इंडिया तक पहुँचने का रास्ता, रूट खोज दिया। वो इंडिया का थोड़ी खोज दिया, इंडिया का थोड़ी वो बना दिया है। इसका बाप दादा से पहले का इंडिया है, 10,000 साल पहले का इसे इंडिया है। तो इंडिया बहुत पहले का है। इसने रूट खोज रहे और ये लोग सब के सब इंडिया को खोज रहे थे कि इंडिया पहुंच जाएंगे तो बहुत बड़ा अचीवमेंट हो जाएगा। तो यहाँ से ये कोलंबस निकला खोजने के लिए इंडिया को, यहाँ जाके खोज दिया, इसको इंडिया कहने लगा, समझे। और ये जो जगह था यहाँ पे छोटे छोटे आइलैंड जो थे, इसको इसने इंडिया घोषित कर दिया। पूरा यूरोप में हल्ला हो गया कि इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया, यहाँ से बिजनेस करते हैं। और 10, 12, 14 साल तक ये गलत सही में पूरा यूरोप रहा कि यही इंडिया है। लेकिन ये तो सक्सेसफुल नहीं रहा। 1942 में कोलंबस ने अमेरिका खोज दिया। पॉइंट याद रख दीजिएगा, लिखते दीजिएगा, नोट्स बनाते दीजिएगा, ठीक है। इसमें हड़बड़ाना नहीं है, आराम से पूरे लेक्चर को समझिए, पूरा ईस्ट इंडिया कंपनी को समझिए, कैसे कैसे ये लोग आए। ईस्ट इंडिया कंपनी मतलब कि यूरोपियंस कंपनी, समझिए बात को। ईस्ट इंडिया कंपनी सोचता है आदमी कि सिर्फ ब्रिटेन का कंपनी, नहीं, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी, ऐसे था। ये सब ईस्ट इंडिया कंपनीज हैं। इन सब के बारे में हम लोग को पढ़ना है। हम लोग सिर्फ ब्रिटेन को जानते हैं क्योंकि वो फेमस है, 200 साल राज किया हम लोग पे, सिर्फ उसको पढ़ते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, पुर्तगाल से भी क्वेश्चन आते हैं, कम आते हैं, ब्रिटेन के मुकाबले तो बहुत कम आते हैं। तो उनको भी देखते हुए आगे बढ़ेंगे, फिर पूरा का पूरा ब्रिटेन को समझेंगे। पूरा मॉडल हिस्ट्री तो ब्रिटेन पे ही है, लेकिन इन लोग को भी समझते चलेंगे, समझे बात को। तो पहले ये समझ लेते कि ये लोग आए कैसे और आए क्यों और क्या तरीका था, फिर वहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है। तो क्वेश्चन यही पहले समझ लीजिए कि यहाँ से कोलंबस आके इंडिया का खोज कर रहा था, अमेरिका का खोज दिया 1492 में। तो 1492 में अमेरिका को डिस्कवर हो गया। कौन किया? कोलंबस किया। अब फिर यहाँ से उसके 6 साल के बाद यानी कि 1498 में यहाँ से फिर निकला। देखिए पुर्तगाली लोग बहुत तेज होता है, पुर्तगाल से अब निकला था ये, तो मतलब पुर्तगाली था ये पुर्तगाली निकला, वास्को डी गामा नाम था इनका। तो ये डी गामा का किया कि इसको बहुत तेजा था ये। इसको पता था कि जब ये इधर हम लोग लैंड से जब इसको हम लोग व्यापार करते थे इंडिया से, तो इधर बढ़ते थे, मतलब कि आज हम इधर खड़े हैं तो इधर जाना है, इधर। तो ये जो था कोलंबस वो इधर गया था, तो बोका था, उधर जा रहा था कोलंबस, तो गड़बड़ा गया। ये समझ गया कि हमको इधर निकलना है और इधर बढ़ना है, इधर कहीं इंडिया होगा। और पानी से जुड़ा हुआ पूरा का सारा समंदर एक में मिला हुआ है, सबको पता है। तो यहाँ से निकला और इधर बढ़ के इधर बढ़ने लगा। जब इधर ऐसे बढ़ते गया तो यहाँ से इसको ज़मीन मिल गया। तो इसको भी लगा कि इंडिया मिल गया, लेकिन इसको ये पुर्तगाली लोग को तेजा था ही, बताएं आपको, पुर्तगाल लोग समझदार भी था। ये लोग क्या किया था ना, अरबों वाले से पता करके रखा था कि इंडियन कैसा होते हैं, इंडिया का स्ट्रक्चर कैसा है। तो इन लोग को पता था कि इंडिया लोग एवरेज होता है, ज़्यादा लंबा, ज़्यादा काला, ज़्यादा गोरा नहीं, ज़्यादा नाटा नहीं, सब कुछ में ये लोग एवरेज होता है, मीडियम होता है इंडिया वाला लोग। तो यहाँ पे लोग पहुँचा तो देखा खाली जंगल से, ये इंडिया नहीं है। थोड़ा सा फिर किनारे, अब देखिए यही ज़मीन के किनारे पकड़े ऐसे करके वास्को डी गामा बढ़ने लगा और यहाँ तक पहुँचा। मतलब ऐसे पूरा पहुँचेगा, ऐसे किनारे पहुँचने लगा। और
देखा कि यहाँ पे ये इंडिया तो नहीं है ये, क्योंकि यहाँ के लोग जो भी मिल रहे हैं लंबे लंबे काले काले भूचेंगे एकदम क्रिस गेल मिल रहा है, तो इधर तो इंडिया नहीं है। इंडिया के लोग कैसे हैं ये जानता था। तो यहाँ पे पहुँचा, यहाँ पे था केप ऑफ गुड होप। केप ऑफ गुड होप मतलब कि इससे पहले भी यूरोप से एक नाविक निकल के आया था और यहीं से वापस चला गया था केप ऑफ गुड होप को खोज के। क्यों? क्योंकि इसके आगे जाने में उसको डर लग रहा था, आगे नहीं बढ़ा क्योंकि यहाँ से भूल भुलैया टाइप का सीन हो जाएगा। इधर बढ़ेंगे क्या पता कहाँ चले जाएंगे, नीचे जाना है, इधर जाना है। यहाँ पे पहुँच के यहाँ पे ज़मीन जब खत्म हो गया अफ्रीका वाला, ये ऊपर चढ़ रहा ना, देख रहे ना आप, तो यहाँ जब ज़मीन खत्म हो गया तो इसको लगा कि इधर बढ़ने में शायद इंडिया मिल सकता है, लेकिन उधर बढ़ना खतरा से खाली नहीं है। सो दैट्स वाई उधर वो नहीं बढ़ा और यहीं से वापस चला गया। लेकिन इस जगह को नाम देके गया केप ऑफ गुड होप, मतलब कि आशा की अच्छी किरण यहाँ से है, शायद यहाँ से इंडिया मिल सकता है। सोचिए, ये अफ्रीका में ये कोना का जगह को केप ऑफ गुड होप नाम दिया गया है इंडिया के चलते, इंडिया का खोजने का होड़ जो लगा हुआ था, समझे। तो केप ऑफ गुड होप पे आके रुकता है कौन? वास्को डी गामा। फिर ये सेकंड यात्री रहता है, पहले तो वो आगे चला जाता है, फिर वास्को डी गामा यहाँ से निकल के आता है और यहाँ पे आकर रुकता है और फिर यहाँ से क्या करता है, अपना स्ट्रैटेजी चेंज करता है और यही ज़मीन को पकड़े 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 ये आगे बढ़ने का कोशिश करता है और ऐसे बढ़ते 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 ये मेरा मार्कर नहीं चल रहा। फिर देखिए, तो यहाँ से ये बढ़ते 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 ये दीवार बढ़ते बढ़ते यहाँ जब पहुँचता है कहीं, तो यहाँ जो अफ्रीकन बंदरगाह पे रुकता है, तो यहाँ पे इसको एक गुजराती व्यापारी मिला, समझे। तो गुजराती व्यापारी से पूछा कि इंडिया कहाँ है जी, थोड़ा बताइएगा। तो इसको गुजराती व्यापारी बता दिया, अरे यहाँ से सीधे चल जाओ, यहाँ से थोड़ा सा तिरछा हो और सीधे चल जाओ, तुम यहाँ पे इंडिया मिल जाएगा, पहुँच जाएगा। यहाँ से गुजराती व्यापारी बता दिया वास्को डी गामा को कि इंडिया इधर है, सीधे चल जाओ, इंडिया मिल जाए, जो ज़मीन में तुम टकराएगा वो इंडिया होगा। और इसी तरह वास्को डी गामा यूरोप से निकल के ऐसे ज़मीन से सटे सटे आकर केप ऑफ गुड होप को पार करते करते ये बंदरगाह से पता किया इंडिया कहाँ है और एक आदमी से पूछते हुए कंप्लीट यहाँ पे इंडिया पे आकर टकराया और पहली बार यूरोपियन के द्वारा पानी के रास्ते इंडिया का खोज वास्को डी गामा कर दिया। और यहाँ पे आके केरला में जो एक जगह पड़ता है कालीकट बंदरगाह पे उतर गया वास्को डी गामा। तो कहाँ उतरा था वो? कालीकट बंदरगाह पर उतर, याद रखिए, क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। तो यहाँ जब उतरा तो जब यहाँ का जो राजा था वो देखा कि इतना बड़ा का जहाज़ से कौन पहुँचा, इतना आधुनिक लेवल का जहाज़ उस समय इंडिया में नहीं हुआ करता था। इसमें इंजन लगा हुआ था, बड़ा बड़ा फैन व्हील लगा हुआ था। तो इस तरह का जहाज़ को वो देखा नहीं था कभी इंडिया का राजा जो वहाँ पे केरला में था उस समय। तो उसको अच्छा लगा, बहुत बड़ा उसको प्राउड फील हुआ, मेरे एरिया में कौन आया है। इसका भव्य स्वागत किया वास्को डी गामा का, इसको अपने महल लेके गया और बोला थोड़ा जहाज़ पे हमको घुमाइए। तो वास्को डी गामा इसको अपना जहाज़ पे घुमाया, बोला थोड़ा मेरे बीवी को भी घुमा दीजिए, अपने रानी साहिबा को भी घुमाया, थोड़ा सा फ्रेंडली नेचर बना, थोड़ा सा हंसी मजाक चला, दोस्ती यारी हुआ। फिर पूछते हैं राजा साहब वास्को डी गामा से कि आप कहाँ से आए हैं और क्यों आए हैं। तो वो बोलते हैं कि हम इंडिया ढूंढ रहे थे, मसाला चाहिए था हमको। तो केरला से ये राजा बोलते हैं, वाह अति उत्तम, आप एकदम सही जगह पहुँचे हैं, भंडार है केरला तो मेरे पास मसालों का। चलिए आपको हम एक नाव मसाला दे देते हैं। जिस नाव से वास्को डी गामा गया था उस पूरे नाव पे मसाला भर दिया वो राजा और भेज दिया कि जाइए आप। तो ये वास्को डी गामा सोचा कि इतना दूर से हम आए, एक नाव में लेके जाएंगे खाली मसाला। यहाँ से एक और नाव खरीदा छोटा सा और उसको भी खरीद के अपना नाव का पीछे बांध लिया और खींच के ले फिर वही रास्ते आराम से ऐसे करके आ गया। कहाँ आ गया? वापस पुर्तगाल, ठीक है। तो समझ, आपको यहाँ याद रखिएगा। फिर वहाँ पे वो नाव खरीदा था, उस साथ में इंडिया से ही खरीदा था और उसको लेके फिर वापस पुर्तगाल आ गया। और कहा जाता है कि जो यहाँ से मसाला लेके आके बिजनेस करके यहाँ से ख़रीद के आया था और यहाँ जब बेचा तो ऑलमोस्ट 60 गुना प्रॉफिट हुआ था उसको। मतलब कि अगर वो 1 लाख का सामान लेके आया था, 1 लाख का मसाला लेके आया था तो 60 लाख में बेचा। सोच लीजिए, वहाँ पे इतना प्रॉफिट था, इतना मार्जिन था। पूरा यूरोप में हाहाकार मच गया कि हाँ, ये लग रहा है डी गामा सही इंडिया खोज के लाया है, यही इंडिया है। इट्स हैपेंस ओनली इन इंडिया कि 1 लाख का 60 लाख बना के दे रहा है, इस सोने के चिड़िया ही कर सकती है, इंडिया से ही हुआ है, ये असली इंडिया खोजाया है। और उसी समय से एक लॉजिक का बात ये भी देख लीजिए, ये जो यहाँ से कोलंबस जाके इंडिया खोज के लाया था तो इसको भी इंडिया बोलता था सब, मतलब कि इंडीज़ हो गया था, इंडिया से इंडीज़ हो गया था। और इधर भी एक इंडिया खोजा गया, 2 इंडिया हो गया। तो जब यहाँ से कोई यूरोपियन निकलता था तो पूछा था कहाँ जा रहा है, तो बोले इंडीज़ जा रहे हैं, यानी इंडिया जा रहे हैं। तो कौन इंडीज़, वेस्ट वाला कि ईस्ट वाला? ये देखिए, वेस्ट में है, ये ईस्ट में है। तो कोई बोलता था वेस्ट इंडीज़, तो बोलते वेस्ट की तरफ। तो जैसे ये वेस्ट इंडीज़ पड़ गया, इस जगह को जो वेस्ट इंडीज़ कहते हैं, जहाँ से क्रिस गेल, ब्रेवो, पोलार्ड, रसल खेलता है, वो कोई देश नहीं है, वो ग्रुपों का समूह है, समझें।
और वो जो पूरा समूह है, बहुत सारे बीच हैं उसमें, बहामास, आपको मैंने बताया बहामास है, क्यूबा है जमाइका, बहुत सारा है वहाँ पे। तो इन सबको मिला के बनता है वेस्ट इंडीज़, समझ गए। तो वेस्ट इंडीज़ कहाँ से आया समझ गए। वेस्ट इंडीज़ कौन के कहाँ से खोज के लाया था, तो कोलंबस खोज के लाया था, और वेस्ट इंडीज़ का नाम भी वही दिया था, और आज तक वो वेस्ट इंडीज़ रह गया, और ये ईस्ट इंडीज़ नहीं, अब इंडिया हो गया। हमारा इंडिया को लोग ईस्ट इंडीज़ बोलता था, समझ गए। पूरा कहानी वेस्ट इंडीज़ बनने का। वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री नहीं है, याद रखिएगा, बहुत कोई को पता भी नहीं है, सोचता वेस्ट इंडीज़ कोई कंट्री है, कंट्री नहीं है वेस्ट इंडीज़। तो वेस्ट, और वो भी वेस्ट इंडीज़ सोच लीजिए इंडिया के नाम पे ही पड़ा। इंडिया हमारा कितना पॉपुलर, कितना यूनिक रहा है, कितना इसका इतिहास में इसका नाम है, कितने अच्छे जगह पे नाम है, इसको हम लोग रिकॉग्नाइज़ नहीं करते हैं। तो चलिए समझ गए कि वेस्ट इंडीज़ यहाँ पे बन गया है, और यहाँ पे इंडिया ढूंढ लिया। कौन ढूंढ लिया, वास्को डी गामा ढूंढ लिया। कब ढूंढ लिया, 1498 में, ठीक है। अब देखिए यूरोपियंस को रास्ता मिल गया, पूरा यूरोप में हाहाकार मच गया, इंडिया मिल गया, इंडिया मिल गया। अब सब यूरोपियन के आंख में डॉलर का साइन आ गया कि अब माल छापना है। तो अब इंडिया जब मिल गया है तो यहाँ से सारे कंपनी स्टार्ट हो गया, मतलब सारे देश लगभग स्टार्ट हो गए, चलो इंडिया की तरफ, इंडिया चलो, होता दिल्ली चलो, वैसे इंडिया चलो। तो पुर्तगाली यहाँ से आ चुका था पहले। पहले कौन कंट्री आया, पुर्तगाल आया। वास्को डी गामा कहाँ से थे, पुर्तगाल से थे, समझ गए। चलिए इस चीज़ को सब कुछ समझ लिए हम लोग कि पहले कैसे लैंड से करते थे, फिर उसके बाद वो लोग कैसे रोक दिए वहाँ पे आक्रमण करके, फिर यहाँ से कैसे पानी का रास्ता ढूंढा गया, ये सब हम लोग देख लिए। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, जो आपको इंपॉर्टेंट लग रहा है उसको नोट्स बनाते जाइएगा, ठीक है। अब से इंपॉर्टेंट चीज़ कि ईस्ट इंडिया कंपनी कौन कौन सी हमारे देश में आई, देश में कैसे कैसे कंट्रीज कौन कौन से आए, और कैसे कैसे उन लोगों ने स्टेबलाइज किया अपनी कंपनी को। नंबर वाइज देखेंगे कौन आगे आया कौन पीछे आया। तो जब हम लोग बात करते हैं कंपनीज इंटर्ड, यानी कि हमारे देश में वो लोग आए कब, तो सबसे पहले हमारे देश में पुर्तगाल आया। ये तो कॉमन सी बात हम लोग देख चुके हैं, पुर्तगाली आया, वास्को डी गामा सबसे पहले वही आया होगा। तो वो कब आया था, 1498 में आया था, ठीक है। तो ये तो हम लोग अभी डिस्कस जब कर रहे थे बेसिक चीज़ को तो जान चुके हैं। तो पुर्तगाल सबसे पहले आया, कब आया, 1498 में। पुर्तगाल के बाद डच आए, ठीक है। डच मतलब हॉलैंड, नीदरलैंड, जो क्रिकेट खेलते हैं ना नीदरलैंड हॉलैंड की टीम, वही वाली टीम डच इसको बोलते थे उस समय। तो डच जो थे वो पुर्तगाल के बाद आए, ठीक है। पुर्तगाल कौन, रोनाल्डो वाला, क्रिस्टियानो रोनाल्डो पुर्तगाल फुटबॉल खेलता है वहाँ से, वो पुर्तगाल है। तो पुर्तगाल के बाद कौन आए, डच आए। वो कब आए, तो 1595 में आए, ठीक है। तो ये डच आ गए, पुर्तगाल, फिर डच, फिर इंग्लैंड, फिर फ्रांस, याद रखिएगा। तो इंग्लैंड 3 नंबर पे आया। हमारे देश में यूरोपियन सबसे पहले कौन आए, पुर्तगाली आए, फिर डच आए, फिर इंग्लैंड वाले, ब्रिटेन वाले आए, फिर फ्रांस आया। देखिए उसके बाद डेनमार्क, स्वीडन सब आए हैं। इन लोगों से पढ़ना ही नहीं है, क्वेश्चन ही नहीं पूछता है, इन लोगों से पढ़ना ही नहीं है। मतलब कि जानकारी में जान लीजिए कि डेनमार्क भी आया था, स्वीडन भी आया था, लेकिन इन लोगों से क्वेश्चन नहीं बनता है। क्वेश्चन मेनली इन चारों से बनता है। डच से भी क्वेश्चन नहीं बनता है, फ्रांस से भी क्वेश्चन बहुत कम बनता है, लेकिन पढ़ना है थोड़ा मोड़ा, कभी कभी क्वेश्चन पूछा है। सो दैट्स वाई ये चारों को मैंने लिया है, इन्हीं से आपको क्वेश्चन आएंगे। तो पुर्तगाल, डच, इंग्लैंड और फ्रांस, याद रह गया। सीक्वेंस वाइज कौन पहले आया था, आया कौन सबसे पहले था, पुर्तगाल, उसके बाद डच, उसके बाद इंग्लैंड यानी ब्रिटेन, उसके बाद फ्रांस, 4। ये लोग आगमन हुए थे हमारे कंट्री में। वही लॉजिक वाला बात सुनिएगा, आगमन। अब स्टेबलाइजमेंट पढ़ते हैं कि किसने अपनी कंपनी पहले बैठाई और कहाँ बैठाई, वो भी देखेंगे, वो भी जानना जरूरी है, क्वेश्चन पूछता है। तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे, तो सबसे पहले कंपनी वही बैठाएंगे, तो वही सबसे पहले कंपनी बिठाए थे, ठीक है। तो पुर्तगाली आए थे, पुर्तगाली 1498 में आए थे, और इन्होंने कोचिन में अपना 1503 में, समझे, आने के 5 साल के बाद। डेट याद नहीं रहता है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन नॉर्मली आप इसको याद ऐसे कर सकते हैं कि पुर्तगाली के वास्को डी गामा कब आए थे, तो 1498 में आए थे, और आने के बाद 5 साल समय लिया था पुर्तगाल ने। अब 5 साल समय आप दिमाग में रखिएगा तो आपको ऑटोमेटिकली 1503 ऑटोमेटिकली आपका दिमाग डिटेक्ट कर लेगा कि 5 साल लगा था, यानी कि 1503 हुआ होगा। तो 1503 में कोचिन में, याद रखिएगा। ये कहाँ उतरा था, यहाँ से आके इंडिया के यहाँ केरला साइड में उतरा था, पता है ना आपको मैं। तो यहाँ पे कोचिन में इसने अपना हेड क्वार्टर खोल लिया था। हेड क्वार्टर मतलब कि वहीं से पूरा बिजनेस को ऑपरेट करेगा पुर्तगाल। तो वहीं पे यहाँ कोचिंग जगह पे इनका हेड क्वार्टर बन चुका था 1498 में। पुर्तगाल, पहला पुर्तगाल स्टेबलाइज किया अपना कंपनी। दूसरे नंबर पे इंग्लैंड। अब देखिए डच नहीं है यहाँ पे, आया पहले डच था, यही आपको याद करना है। आया तो पहले डच था, लेकिन मतलब आया तो पहले हॉलैंड था, लेकिन हॉलैंड 3rd नंबर पे चला गया स्टेबलाइज करने में अपने कंपनी को, समझ गया। 2nd नंबर पे ब्रिटेन आएगा। तो ब्रिटेन कहाँ है, 2nd नंबर पे है। 1600 में आया, 1608 में ही बिठा दिया, ठीक है। इस सूरत में बिठाएगा, ठीक है। यहाँ से आया है और ये यहाँ से आके यहाँ पे गुजरात के सूरत में अपना कंपनी बिठाया था ब्रिटेन। अब यहाँ भी कन्फ्यूजन क्वेश्चन रहता है, बहुत बार देता है कि मसूलीपट्टनम में ही ब्रिटेन का पहला
फैक्ट्री बैठा था। मसूलीपट्टनम यहाँ पड़ता है, इधर इंडिया है ना, इधर पड़ता है। यहाँ पे मसूलीपट्टनम में ब्रिटेन का पहला फैक्ट्री बैठा था, लेकिन नहीं, मसूलीपट्टनम में नहीं बैठा था, वो बैठा था गुजरात में। इसका आंसर होगा गुजरात। कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला फैक्ट्री कहाँ बैठा था? सूरत में बैठा था। इसका आंसर सूरत होगा। लेकिन कंफ्यूज करने के लिए मसूलीपट्टनम देता है, क्योंकि पहले बैठा तो यहीं पे था सूरत में ही, लेकिन पहले बन के रेडी हो गया था मसूलीपट्टनम वाला। यहाँ पे जब 1608 में इन लोग को परमिशन मिल गया था बनाने का, लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था। कुछ कारण मुगल एम्पायर का जो उस समय शासक था, उस समय इसको टाइट कर दिया था कि अभी मत बनाइए। थोड़ा सा कुछ उन लोग को कुछ टर्म्स एंड कंडीशन सही नहीं लगा होगा, तो इसको रुकवा दिया गया था। और तब तक फिर ये लोग यहाँ से, मुगल एम्पायर का पैठ साउथ में बहुत उतना जोर से नहीं था, इसलिए अंग्रेज लोग क्या किया कि साउथ में आके अपना मसूलीपट्टनम में यहाँ पे आके अपना एगो फैक्ट्री बैठा लिया और वहाँ पे वो लोग उसको रेडी कर लिया। तो इसको जब रेडी लोग कर लिया, फिर 1611 में यहाँ पे ये भी रेडी हो गया। लेकिन पहले बैठाया सूरत वाले को एक गया था, ये सेकंड में बैठाया गया था। रेडी पहले ये हो गया था मसूलीपट्टनम वाला, याद रखिएगा, ठीक है। लेकिन बैठाया पहले कौन सा गया था? सूरत वाला। तो सेकंड में आया इंग्लैंड, थर्ड में आया डच 1602 में, और ये बैठाया मसूलीपट्टनम में। याद रखिएगा, मसूलीपट्टनम जब अभी आपको बता रहा था मैं, यहाँ पे डच लोग आके अपना स्टेबलाइज किए हेडक्वार्टर। और फिर आया फ्रांस 1664 में, और ये भी सूरत में, ठीक है। तो अब देखिए, सब हमने देख लिया, अब बढ़िया से याद कीजिए। अब आने का क्रम को पहले याद करते हैं, ठीक है। तो आने का क्रम में पहले कौन आया? पुर्तगाल आया, वास्को डी गामा, ये तो नॉर्मल है, याद रहेगा। सेकंड में डच आए, थर्ड में ब्रिटेन आए, फोर्थ में फ्रांस आए। याद रखिएगा, हमेशा पहले पुर्तगाल हर कुछ में रहेगा और हमेशा लास्ट हर कुछ में फ्रांस रहेगा। पुर्तगाल और फ्रांस से क्लियर हो गया, हमेशा पहले पुर्तगाल रहेगा आने में भी और कंपनी बिठाने में भी, और लास्ट रहेगा फ्रांस आने में भी, कंपनी बिठाने में भी। बीच के जो दो बचते हैं, तो कंपनी बिठाने में पहले कूद के कौन आ जाएगा? ब्रिटेन, क्योंकि आपको पता है कि कितना साल राज किया है। ब्रिटेन का कंपनी पॉलिसी बहुत सॉलिड था, तो इससे याद रख सकते हैं आप, टूटा मोटा लॉजिक है ये, याद रख सकते हैं कि कंपनी बिठाने में पहले ब्रिटेन था, तो आने में पहले डच होगा फिर, ठीक है। तो आने में पहले पुर्तगाल हो गया, फिर डच हो गया, फिर ब्रिटेन हो गया, फिर फ्रांस हो गया। कंपनी बिठाने में पहले पुर्तगाल हो गया, फिर इंग्लैंड हो गया, फिर डच हो गया, फिर फ्रांस हो गया। दैट्स इट, कंप्लीट। एक दो बार रिपीट कीजिएगा, याद हो जाएगा। इसको याद लेकिन रखना है। और तो पुर्तगाल का हेडक्वार्टर कहाँ था? कोचीन। पुर्तगाल के बाद ब्रिटेन आया, ब्रिटेन का कहाँ था? सूरत। ब्रिटेन के बाद डच है, तो डच का कहाँ था? मसूलीपट्टनम। डच के बाद फ्रांस आते हैं, तो उनका कहाँ था? तो सूरत। ब्रिटेन और फ्रांस का सूरत ही रहेगा, याद रखिएगा, ठीक है। तो समझ गए हम लोग बढ़िया से। इनका हेडक्वार्टर को भी याद रख लीजिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बनता है। यहाँ से मोस्टली बहुत क्वेश्चन बनते हैं मॉडर्न इंडिया के इस वाले चैप्टर से, ठीक है। तो इसको हम लोग याद कर लिए। अब हम लोग एक एक करके बढ़िया से पुर्तगाल को, डच को, इंग्लैंड को और फ्रांस को पढ़ लेंगे, कंप्लीट हो जाएगा हमारा। तो कंप्लीट इतना आसान तो है नहीं करना, क्योंकि जब इंग्लैंड और फ्रांस को पढ़ेंगे मिला के एक बार, और एक बार पुर्तगाल और डच को मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। लेकिन जब इंग्लैंड और फ्रांस को मिलाएंगे ना, तो इंग्लैंड वाला ही पूरा मॉडर्न हिस्ट्री खत्म कर देंगे। तो इसको हम लोग लास्ट में देखेंगे। पुर्तगाल पढ़ेंगे और डच पढ़ते हैं। डच से बहुत कम क्वेश्चन आता है, पुर्तगाल को हम लोग बढ़िया से पढ़ भी चुके हैं अभी। बेसिकली हमने बहुत कुछ देख लिया पुर्तगाल से, कैसे कैसे क्या क्या था, वास्को डी गामा आए थे, कब आए थे, पहला वही थे आने वाले, पहला खोजकर्ता वही थे। पुर्तगाल से ये सब क्वेश्चन रहता है। फिर और भी क्वेश्चन रहता है। तो पुर्तगाल के पहला वाइसराय, यानी कि पुर्तगाल जब अपना कंपनी हमारे यहाँ बैठा दिया, तो यहाँ पे अपना वाइसराय या गवर्नर भेजा। और एक चीज़ मैंने बताना भूल गया, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि ये जो पुर्तगाल है या डच है या इंग्लैंड है या फ्रांस, सिर्फ फ्रांस एक ऐसा देश है जो सरकारी अपना कंपनी भेजा था। बाद बाकी तीनों का कंपनी का प्राइवेट था, याद रखिएगा, तीनों का कंपनी प्राइवेट था। मतलब कि पुर्तगीज जो कंपनी आई थी वो पुर्तगाल की सरकारी कंपनी नहीं थी। ब्रिटेन की जो कंपनी आई थी वो सरकारी कंपनी नहीं थी, वहाँ की प्राइवेट कंपनी थी। सरकार भी उसमें लांछन अपने पैसा, उसे प्रॉफिट अपना लेता था सरकार, लेकिन वो सरकार की नहीं थी। सिर्फ फ्रांस का उस समय लुइस 14 राजा थे, तो उन्होंने, उनके नेतृत्व में ही फ्रांस का कंपनी भेजा गया था, जो कि एक सरकारी कंपनी था। बाद बाकी इन तीनों का सरकारी कंपनी नहीं था, प्राइवेट कंपनी था, याद रखिएगा। ये सब अंदर का डेप्थ का नॉलेज आपको मैं बता रहा, हर जगह नहीं मिलेगा आपको। तो फ्रांस सरकारी कंपनी था, ठीक है। अब हम लोग पुर्तगाल के बारे में पढ़ेंगे, फिर डच के बारे में पढ़ेंगे, और बाद में उन चारों को खत्म कर लेंगे। तो पुर्तगाल से हम लोग बहुत कुछ देख चुके हैं, मैंने बताया आपको पहले। पुर्तगाल से ये समझते हैं कि पहला जो वाइसराय था उसका नाम था अल्मीडा। वाइसराय मतलब होता है गवर्नर। तो पहला कंपनी की तरफ से, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की तरफ से पहला जो वाइसराय पुर्तगाल की तरफ से आया, उसका नाम था अल्मीडा। डी अल्मीडा नाम था इनका। तो अल्मीडा 1505 से लेकर 1509 तक रहे हैं। अल्मीडा से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता, इससे मात्र 2 क्वेश्चन बनता, याद रख लीजिएगा। पहला वाइसराय कौन था? तो अल्मीडा। दूसरा इनसे क्वेश्चन बनता है इनकी पॉलिसी पे, कि इनकी पॉलिसी थी ब्लू वाटर पॉलिसी। यहाँ राइटिंग समझ में नहीं आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, बात सुनिए, नोट कीजिए बस। अगर नोट बना रहे हैं नोट बनाइए। ब्लू वाटर पॉलिसी, यहाँ से क्वेश्चन आता है कि ब्लू वाटर पॉलिसी कौन लाया था? तो पुर्तगाल के वाइसरॉय अल्मीडा लाए थे। ब्लू वाटर पॉलिसी क्या है इसको समझ लेते हैं। तो जहाँ पे समुद्र गहरा रहता है ना, वहाँ पे पानी ब्लू दिखता है।
जहाँ पे समुद्र गहरा नहीं रहेगा, ऊंचा थोड़ा रहेगा, वहाँ पे पानी हल्का सा वाइटिश टाइप का दिखेगा। लेकिन जहाँ गहरा रहेगा वहाँ पे आप देखिएगा कि ज़्यादा गहरा में ब्लू ब्लू पानी दिखता है। तो पूरे के पूरे जो समुद्र की गहराई थी उस पर राज करना था, और जो वहाँ पे राज करेगा वही इंडिया से बिजनेस करेगा, इंडिया पे राज करेगा। समझ गए? माने इस वाले एरिया यहाँ पे जो समुद्र दिख रहा है आपको, इस वाले एरिया पे अब राज करेगा पुर्तगाल। और इसका पॉलिसी क्या लगाए थे? ब्लू वाटर पॉलिसी, इस वाटर पे राज करना है। ये कौन लाया था? अल्मीडा। तो हमेशा याद रखिएगा कि अल्मीडा जो थे वो ब्लू वाटर पॉलिसी लाए थे और पहला वाइसराय थे। ये क्वेश्चन पूछता है अल्मीडा से, कितने क्वेश्चन पूछता है। लेकिन अल्मीडा और कुछ ज़्यादा कुछ उखाड़ नहीं पाए, ये बहुत ज़्यादा कुछ अपना वर्चस्व इंडिया में बना नहीं पाए। आए बिजनेस किए, इस पॉलिसी वॉलिसी बनाए, लेकिन ये पॉलिसी इनका बहुत सक्सेसफुल रहा नहीं। इनके बाद जो आते हैं, अल्मीडा के बाद आते हैं अल्बुकर्क। अल्बुकर्क वास्तविक संस्थापक कहा जाता है पुर्तगाल के इंडिया में। याद रखिएगा, अल्बुकर्क से क्वेश्चन पूछता है कि वास्तविक संस्थापक मतलब पुर्तगाल का वर्चस्व रियल में इंडिया में कौन बनवाया? तो अल्बुकर्क बनवाया। कैसे बनवाए? ई गोवा जीत लिए थे। समझिएगा, मैं आगे बताता हूँ आपको। तो ई जब आए थे तो कैपिटल बनाए थे कोचीन को, जो मैंने आपको बताया कि इनका हेडक्वार्टर कोचीन में था। यहाँ देखिए कोचीन में, तो ये कैपिटल कोचीन को बना लिए थे। और ये 1510 में बीजापुर के आदिल शाह को हरा के गोवा को अपने कब्जे में ले लिया था। ठीक है, गोवा को अपने कब्जे में किसने लिया था? तो अल्बुकर्क ने लिया था। और ये पहला यूरोपियन थे जो इंडिया के किसी टुकड़े, किसी ज़मीन, किसी जगह, किसी एरिया को हथियाया गया था या हथियाए थे। यूरोपियन पहला कौन थे? पुर्तगाली थे। कौन सी जगह को? गोवा को है। सबसे पहले कौन यूरोपियन आ गया? इसका मतलब यूरोपियन में पुर्तगाली आ गया। सबसे लास्ट में ही पुर्तगाली ही जाएगा। इसके पीछे भी कहानी है। 1961 में पुर्तगाली को भगाया गया था, जबकि 1947 में देश आज़ाद हो चुका था। ये भी बहुत कम लोग को पता है कि 1947 में देश आज़ाद हो चुका था, लेकिन 1961 तक हमारा गोवा जो था वो आज़ाद नहीं हुआ था, वो गुलाम ही था। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल और भी जो समझदार लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, वो लोग समझे कि पहले ब्रिटेन को तो भगा लेते हैं। इतना बड़ा इसका पूरा जो इंडिया पर राज कर रहा है ब्रिटेन, इसको भगा देंगे तो ये पुर्तगाली क्या चाहिए? गोवा में खाली बैठा है थोड़ा सा, इसको बाद में आराम से देख लेंगे, पहले इनको भगाते हैं। तो वो 1947 में भगाने के बाद वेट किए, कम बैक किए, थोड़ा सा इंडिया का स्ट्रेंथ, थोड़ा सा इंडिया को पावरफुल बनाए, और उसके बाद आराम से मौका का इंतज़ार किया और मौका भी मिल गया। एक कहानी छोटा सा है कि रसिया क्या कर रहा था कि अमेरिका से मार कर रहा था। रसिया का मूड खराब था अमेरिका पे। रसिया यहाँ से न्यूक्लियर बम लेके यहाँ पे क्यूबा, जो आपको बताया ना वेस्ट इंडीज़ वाला क्यूबा, मैंने आपको बताया आपको, ये क्यूबा में न्यूक्लियर बम लेकर बढ़ा था, अमेरिका को उड़ा देंगे, धमकी दे रहा था, पूरा उड़ा देंगे। अमेरिका परेशान था। अमेरिका का टेंशन क्या था कि रसिया से मार हुआ है, हम उड़ाएंगे क्यूबा, ये तो मेरा ही पार्ट है। और क्यूबा को उड़ाएंगे, और क्यूबा उड़ाएगा तो अमेरिका उड़ जाएगा। अमेरिका मारेगा बम तो क्यूबा उड़ेगा, और क्यूबा मारेगा बम तो अमेरिका उड़ेगा, रसिया कहीं नहीं। लेकिन रसिया अपना बम ला के यहाँ बैठ चुका है, समझे? इस तरह का रसिया मूड खराब कर दिया था। तो अमेरिका यहाँ पे यूरोपियन कंट्री, आपको पता है वर्ल्ड वार में यूरोप का बहुत सारे कंट्री का, स्वीडन का, डेनमार्क का, ब्रिटेन का, फ्रांस का, पुर्तगाल का, इन लोग का गोत यही चला था अमेरिका के साथ। तो अमेरिका यहाँ बार बार यहाँ पे सारे यूरोपियन कंट्री को बोल रहा था, अरे यहाँ से रसिया को रोको रे, रसिया को रोको रे, बम लेके पहुँच जा रहा है, मार देगा हमको, मार देगा हमको। तो यहाँ पे जितने कंट्री थे, स्वीडन था, डेनमार्क था या पुर्तगाल था, ये लोग अमेरिका का हेल्प करने में लगा हुआ था, ध्यान इधर था। यही वाला मौका का फ़ायदा उठाया इंडिया 1961 में, और यहाँ पे गोवा को घेर लिया। इधर से दिल्ली से आर्मी आ गया, इधर से नेवी को भेज दिया गया गोवा की तरफ, और ऊपर से एयरफोर्स को बुला दिया गया। गोवा में तीनों तरफ से घेर लिया गया पुर्तगाली को, बोला गया कि भागे आके गोली मार दें। ये बोलता है, ये अपना हेडक्वार्टर फ़ोन किया पुर्तगाल में, पूछा कि देखिए यहाँ पे ऐसा बोला जा रहा है कि हम लोग का भगाया जा रहा है, तो हम लोग क्या करें? तो पुर्तगाली लोग ऑर्डर देता है इन लोगों को कि भागो, वहाँ से निकलो जल्दी, लेकिन पूरे गोवा को उड़ा दो, पूरे गोवा को जला दो। तो यहाँ पे जब इंडियन जो टीम रहती है, इंडियन टीम बोलती है कि छुड़छुड़िया जलाया ना यहाँ पे, तो ऐसा जगह छेद करेंगे कि कंफ्यूज हो जाओगे, आपको पता ही है क्या करेगा फिर। तो इस जगह से इंडिया पुर्तगाली को आराम से भगा दिया उस समय 1961 में, फ़ायदा उठा के भगा दिया, और इंडिया पूरा स्वतंत्र हो गया। तो सबसे पहले कौन आए थे? पुर्तगाली आए थे। सबसे लास्ट में कौन गए? पुर्तगाली गए। मैंने आपको पूरा कहानी भी समझा दिया। पुर्तगाल से इतना ही क्वेश्चन पूछता है। थोड़ा सा ये भी पूछ सकता है कि ये जो थे अल्बुकर्क, इनका एक पॉलिसी था, मैरिज पॉलिसी क्या है कि जब यहाँ पे जो वर्कर्स आए हैं वहाँ से, पुर्तगाल से जो वर्कर उठ के आके इंडिया में काम कर रहे हैं, इन लोगों को इसने प्रेरणा दिया कि आप शादी कर लीजिए, यहाँ के इंडियन वुमेन से शादी कीजिए, और यहाँ का कल्चर को थोड़ा सा ईसाई कल्चर बनाइए, यहाँ के लोगों को थोड़ा सा पुर्तगाली बनाइए, यहाँ पे शादी कीजिए। और शादी करने का पॉलिसी कौन ला के दिया? तो अल्बुकर्क ला के दिया। समझ गए? ये भी क्वेश्चन पूछता है पॉलिसी के बारे में। इसका पॉलिसी क्या था? ब्लू वाटर पॉलिसी, ऊपर वाले का अल्मीडा का। नीचे वाले अल्बुकर्क का क्या पॉलिसी है? शादी करने का पॉलिसी। शादी वादी करवाता था, सोचता था कि यहाँ पे अपने ईसाई धर्म प्रचार करेंगे, पुर्तगाली सबको बना देंगे, ये दिमाग लगाया था अल्बुकर्क। ठीक है,
और अल्बुकर्क के बाद जो वायसराय, अल्बुकर्क तो फिर मर गया, एवरग्रीन तो कोई जिंदा रहता नहीं है, तो फिर ये क्या करता है, अल्बुकर्क के मरने के बाद एक और वायसराय आता है, इसको आपको याद रखना है, नैनो डी कुन्हा, ठीक है। देखो डी जिसमें लगाया रखिएगा पुर्तगाल से होगा वो, ठीक है। तो फिर आते हैं कौन, नानो डी कुन्हा। नानो डी कुन्हा वहाँ का थर्ड वायसराय थे। इनसे सिर्फ एक या दो क्वेश्चन बनता है, इनसे क्वेश्चन बनता है कि ये जो कैपिटल गोवा में बनाए थे अपना, ठीक है। ये क्या किए थे, कैपिटल कहाँ बनाए थे, कोचीन में, मैंने आपको बताया था हेडक्वार्टर था कोचीन में। तो कोचीन में कैपिटल कौन बनाया था, अल्बुकर्क। लेकिन पुर्तगाली कौन था जो गोवा में कैपिटल बनाया, तो वो थे नैनो डी कुन्हा, ठीक है। गोवा में इन्होंने कैपिटल बना लिया अपना। और दूसरा क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि दमन और दीव को कौन जीते थे। तो दमन को 1559 में और दीव को 1535 में कौन जीता था, तो नानो डी कुन्हा जीते थे, ठीक है। इनसे ये क्वेश्चन पूछा, दमन और दीव को कौन जीता, नानो डी कुन्हा। गोवा को कौन जीता, अल्बुकर्क, ठीक है। ये सब याद रखिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो भी बनते हैं पुर्तगाल से, मैंने सबको बता दिया आपको। एक दो पॉइंट ये समझ लीजिए कि पुर्तगाली ही वो थे जो सबसे पहले इंडिया में प्रिंटिंग प्रेस को प्रेजेंट किए थे, यानी कि प्रिंटिंग प्रेस से हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाए थे। प्रिंटिंग प्रेस, इससे पहले हम लोग हाथ से लिखा करते थे, लेकिन प्रिंटिंग प्रेस भी कुछ चीज़ होता है, वो पुर्तगाली ला के दिए थे, ठीक है। प्रिंटिंग प्रेस याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है। सेकेंड चीज़ याद रखिएगा कि यहाँ से और हम लोग को क्या मिला, पुर्तगाली आने से हम लोग को क्या फ़ायदा हुआ, क्या मिला हम लोग को। तो हम लोग को खेती में शुगर कैन का खेती, या फिर वो जो पाइनएप्पल टाइप नहीं होता, वो क्या बोलते हैं उसको, फ्रूट, अनानास की खेती, टबाकू होता नहीं, ऐसे सिगार टाइप का रहता है, उसमें जला के पीते थे वो, ब्रिटिश को देखे होंगे फिल्म में। तो वो सब भी पुर्तगाली ही लाके हम लोग को इंट्रोड्यूस करवाया, ठीक है। तो ये याद रखिएगा, क्वेश्चन पूछता है टोबाकू से, तो प्रिंटिंग प्रेस से, ये सब जो क्वेश्चन पूछता है याद रखिएगा, ठीक है। तो पुर्तगाल से हमने जितना क्वेश्चन था सब देख लिए, इतने क्वेश्चन पूछे पुर्तगाल से। पुर्तगाल हमारा हो गया क्लियर, पूरा क्लियर होगा पुर्तगाल से कुछ नहीं पूछने वाला है। पुर्तगाल के बाद डच देखेंगे, 5 मिनट डच हो जाएगा हमारा, क्योंकि डच में कुछ नहीं है। डच को बोलते हैं नीदरलैंड, हॉलैंड, ठीक है। पहले से ये जान लिया डच को। डच आए थे 1595 में, और किसके नेतृत्व में आए थे, तो कार्नेलियस हाउटरमैन के नेतृत्व में, ठीक है। किसके नेतृत्व में आए थे, कार्नेलियस हाउटरमैन के नेतृत्व में आए थे डच, ठीक है। और ये डच से ये सवाल बनता है कि ये पहले इंडोनेशिया आए थे, ठीक है, इंडिया नहीं आए थे, ये इंडोनेशिया आए थे। इंडोनेशिया से ये लोग मसाला का व्यापार करते थे, ठीक है। इंडिया आपको यहाँ दिख रहा है ना, तो इंडिया के इस वाले पार्ट में, इंडिया के इस वाले पार्ट में इंडोनेशिया, इधर इंडोनेशिया पड़ता है। तो ये जो आए थे, ये लोग जो आए थे यहाँ यूरोप से, ये ऐसे करके यहाँ पे इंडोनेशिया आए थे, और इंडोनेशिया से फिर इंडिया आए, ठीक है। तो ये पूछता है कि इंडोनेशिया से इंडिया कौन आए थे यूरोपियन, तो वो डच वाले थे, ठीक है, याद रखिएगा। तो इंडोनेशिया से ये लोग क्या करते थे, मसाला का बिजनेस करते थे, मसाला इनको यहाँ से मिल जाता था। इंडिया से ये मेनली क्या करते थे ना, क्लॉथ्स के, कॉटन हो, सिल्क हो, क्लॉथ्स के बिजनेस करते थे, कपड़े के बिजनेस करते थे। तो याद रखिएगा, पूछता है पुर्तगाली क्या करते थे, मसाला का बिजनेस करते थे, मैंने आपको बताया। लेकिन डच वाले मसाला भी करते थे, लेकिन डच वाले ने सुपीरियरिटी और पहले प्राइमरी क्या रखा, ड्रेस, क्लॉथ्स को, ठीक है। कपड़े की व्यापार हमारे इंडिया से ये लोग करते थे, और हमारे ड्रेस को इन्होंने फैलाया यूरोप में जाके, मतलब हमारे क्लॉथ्स को इन्होंने प्रचार किया वहाँ पे जाके। तो डच क्या करते थे, कपड़े के व्यापार करते थे हमारे तरफ से। इंडोनेशिया से आए थे डच, ठीक है। इनसे ये क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनता है। इनसे 1759 में इनको हरा के भगा दिया गया था, ब्रिटेन इनको डच को मार के भगा दिया था यहाँ से, और उसको बोलते हैं वेड्रा का युद्ध, ठीक है। वेड्रा बोलते हैं, कहीं वेदरा लिखा रहता है। वेड्रा वॉर बंगाल में हुआ था और डच को भगा दिया गया था। आगे हम लोग पढ़ेंगे, जब हिस्ट्री में आगे बढ़ेंगे, कि कैसे कैसे ब्रिटेन अपना वर्चस्व बनाएगा इंडिया में, और कैसे वो आगे बढ़ेगा, फिर बैटल ऑफ प्लासी करेगा, फिर बक्सर करेगा, फिर कैसे पूरा इंडिया पे छा जाएगा, मुगलों को बुड़वक बना के अपने आगे आ जाएगा, वो हम सब देखेंगे बढ़िया से। तो उसमें आपको यहाँ भी पढ़ेंगे, उसमें हम लोग वेड्रा का वॉर भी पढ़ेंगे, और फिर वो कैसे फ्रांस को भगाएगा, वनडी वास करके फ्रांस को भगा देगा, ये सब हम लोग देखेंगे। तो डच वर्सेस ब्रिटेन हुआ था 1759 में, और ब्रिटेन जीत गया था। डेवरा का वॉर बंगाल में हुआ था, डच हार गया था। डच से इतने क्वेश्चन बनता है, डच से क्वेश्चन नहीं बनता है। हॉलैंड बोलते हैं इसको, इंडोनेशिया आया था ही, इंडोनेशिया होते हुए इंडिया आया था, हमारे यहाँ क्लॉथ का या ड्रेस का व्यापार करता था हमारे यहाँ से, और ये फिर 1759 में ब्रिटेन के हाथों हार के यहाँ से भाग गया। डच से इतने क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। अब अगले वीडियो में हम लोग इंग्लैंड को और फ्रांस को पढ़ेंगे। इंग्लैंड और फ्रांस को एक साथ मिला कर पढ़ा जाता है, वो हम लोग देखेंगे, और फिर नेक्स्ट वीडियो हमारा जल्दी ही आएगा। सो आशा करते हैं आपको सबको समझ में आया होगा। इसी के साथ हम लोग फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कीप सपोर्टिंग। हम लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत बैड लक हुआ हमारे साथ, हमारा चैनल एरर कर गया, अब क्या पता क्या हो गया, लेकिन हम लोग फिर से मोटिवेट होकर आए हैं। बस आप लोग का सपोर्ट लगेगा, फिर से दम से हम लोग करेंगे 2.0 और बहुत बेहतर करके दिखाएंगे, ये प्रॉमिस है हमारा। पूरा प्लेलिस्ट में आपको सारा का सारा वीडियो अवेलेबल करवा दिया जाएगा, इसके लिए डोंट वरी। तो कीप सपोर्टिंग, सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द नोटिफिकेशन बेल। ओके, फिर मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।